हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी विद अंकित आपके अपने चैनल पर। और हम लोग आज करने वाले हैं पेपर 1 की क्लास। इससे पहले कि हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जा करके उन क्लासेस को वॉच कर लेंगे। 4-5 क्लासेस हमारी इससे पहले पेपर 1 की हो चुकी हैं, जिसमें कि हम लगभग 12 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। यह आपका जो है कि हमारा बैच होने वाला है। और यह आपका ज्योग्राफी का चैनल है, जिसके अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 अब दोनों ही क्लासेस मिलेगी। पहले ये आपका स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लिए था आपका अपना चैनल ज्योग्राफी विद अंकित, जिस पर लग करके आप लोग कई हजारों बच्चे जो है कि सिलेक्शन पा चुके हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके माध्यम से आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ये आपका बैच की सारी डिटेल जानकारी दी गई है अंकित सर के द्वारा तैयार की गई बुक। और ये पेपर 2 का अब तक का हुआ आपका सिलेबस है। बहुत स्पीड से वीडियो चल रही हैं, बहुत स्पीड से सिलेबस हमारा आगे बढ़ रहा है। 21 वीडियोज़ आप इसमें देख पा रहे होंगे। पेपर 2 की हो चुकी है, पेपर 1 आपके जो है कि आप देखेंगे। ये आपका सिलेबस है, जिसमें आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। लगभग हमारे जो है कि ये लगभग नहीं 12 टॉपिक पूरे कर चुके हैं हम। सोलो टैक्सोनॉमी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमने लेवल ऑफ टीचिंग और टाइप्स ऑफ मेमोरी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग को देखना है। ये 3 टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले भी वैसे ये क्लास हो चुकी है, थोड़ा सा बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन कुछ उसमें हो चुका है। तो उसी को हम थोड़ा सा एक बार समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हमारा लाइव क्लास में इससे पहले की क्लास में हमारा हो चुका है, उतना तो जो है कि ठीक है, हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना आप वहाँ से कवर कर लेंगे। तो आप इसमें देख पाएंगे। फटाफट में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। लेवल्स का मतलब जनरली होता है आपका क्या कि स्टेजेस हैं आपके, अलग अलग शिक्षण के अलग अलग स्टेज हैं कि अलग अलग स्टेज पर आपको अलग अलग तरह का शिक्षण कराना होता है। सबको एक जैसा शिक्षण करा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सभी को एक तरह से शिक्षण देंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन एक वीक बच्चा पीछे रह जाएगा। और हर स्टेज में सीखने की भी एक उम्र होती है, हिसाब अलग अलग होता है। सबको एक जैसा नहीं सिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको जो है कि मेमोरी लेवल टीचिंग कराई जाती है। मेमोरी लेवल टीचिंग कराई जाती है, चीज़ों को रटाया जाता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होने पर उसको चीज़ें समझाई जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है। फिर उसके बाद जो है कि उसको रिसर्च वगैरह, जब वो थीसिस वगैरह लिखता है, रिसर्च वगैरह लिखता है, आगे बढ़ता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल इसको आप कह सकते हैं। ये बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल है। यहाँ पर बच्चा जो है कि जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। तो 3 लेवल आपके हैं। और इसके अलावा ये 3 लेवल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे तीनों लेवल। फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा कलर चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये ले लेते हैं हम कलर। हाँ, तो ये हमारा क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या है, बच्चा चीज़ों को रटता है। रटना, बच्चा चीज़ों को रट लेता है, फटाफट समझता नहीं है, रट लेता है। ये पूरी तरीके से क्या होती है बेटा, ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पर चिल्ड्रन पैसिव होता है, टीचर पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। और वो जितना भी मटेरियल है शिक्षण से संबंधित सारा मटेरियल क्या करता है, स्ट्रक्चर वे में स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है। बच्चा चीज़ों को बस रट लेता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा चीज़ों को समझता है। यहाँ पर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट और टीचर सेंटर्ड दोनों ही, यहाँ पर दोनों का रोल है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल है, दोनों मिल करके ही यहाँ पर टीचिंग करते हैं। यहाँ पर हम एक समझ विकसित करते हैं, चीज़ों के प्रति हम अपनी समझ विकसित करते हैं, समझ का विकास करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो हमारी टीचिंग होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जीवन के समस्या समाधान से संबंधित है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपने जो भी अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, किस तरीके से ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक की यहाँ पर बहुत कम भूमिका होगी।
शिक्षक यहाँ पर आपको केवल एक गाइड के रूप में अपना रोल प्ले करते हैं शिक्षक, ठीक है। बाकी बच्चे को समस्या खुद चुननी होती है, समाधान खुद से करना होता है, इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये कर लिया था हमने, ठीक है। रोट लर्निंग होगी आपकी मेमोरी लेवल पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपका, हाँ अच्छा एक चीज़ और जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फिर से ये हमारी क्लास में रिवीजन है सारा, आप देख पाएंगे कि सबसे नीचे आपका कौन सा लेवल है, मेमोरी लेवल, है ना। उससे ऊपर जाएंगे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और उससे ऊपर जाएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल हैं, इसको आप मेमोरी लेवल को लोएस्ट लेवल मानते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मिडिल लेवल मानते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल को हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मानते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारी, इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल रोट लर्निंग पर आधारित है, पूरी तरीके से रटने पर आधारित है, बहुत कम लीस्ट थॉटफुल माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका क्या है, समझ पर आधारित है, इसको इनसाइट मेमोरी भी आप कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी समझ पर आधारित है। इसके अलावा क्या है आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट थॉटफुल है, बहुत ज़्यादा विचारशील, यहाँ पर रियल लाइफ से रिलेटेड आपकी जो स्किल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान है, ये सारी चीज़ें आती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा चीज़ों को सीखता है, समझता है, ठीक है। ये आपका मॉरिस बिगी के द्वारा दिया गया टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम है, जिसमें उसने 4 लेवल टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम के बताए हैं। ऑटोनोमस लेवल का मतलब, अच्छा शिक्षण के फिर से आप रिपीट कर दूं मैं एक बार आपको कि टीचिंग के आपसे कहें कि टीचिंग के कितने लेवल हैं, तो आप टीचिंग के 4 लेवल नहीं बताएंगे, आप टीचिंग के 3 ही लेवल बताएंगे, ठीक है। शिक्षण के जो लेवल होते हैं वो 3 ही होते हैं शिक्षण के। शिक्षण के लेवल आपके 3 ही होते हैं। पेन टैप थोड़ा दिक्कत कर रहा है। शिक्षण के लेवल 3 होते हैं आपके, ठीक है। आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, और जो आपके कंटिन्यूम है टीचिंग लर्निंग के वो 4 होते हैं। ऑटोनोमस में बच्चा जब खुद से सीखता है, ऑटोनोमस टीचर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर क्या है, बच्चा अपने आप से कुछ चीज़ें सीख लेता है जीवन में, और मेमोरी लेवल में टीचर उसको रटा कर चीज़ें सिखाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ें बच्चा समझता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में वो समस्या भी खुद चुनता है, समाधान भी खुद चुनता है, टीचर एक गाइड के रूप में काम करता है, ठीक है। ऑटोनॉमस में टीचर का कोई रोल नहीं है। मेमोरी लेवल में पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड लेवल है इसमें, और रिफ्लेक्टिव लेवल पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, ये सब हमारा हो चुका है, बस एक रिपीटेशन फटाफट आप लोग के सामने इसका कर रहा हूँ मैं। मेमोरी लेवल की यदि हम बात करें तो ये आपका क्या है, हर्बर्ट के द्वारा मेमोरी लेवल दिया गया है। रट्टाफिकेशन चलता है, पूरी तरीके से रटते हैं। फैक्चुअल नॉलेज, रोट लर्निंग, सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे में टीचर आपको कंटेंट प्रेजेंट करेगा, आपको बस उसको रट लेना है एज इट इज़। नो क्रिटिकल थिंकिंग, किसी तरीके से कोई सवाल जवाब नहीं होगा, बस रट लेंगे। अंडरस्टैंडिंग में अब आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ें रटने के साथ साथ आप समझेंगे भी, कुछ चीज़ें रटेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे, है ना। जो चीज़ें आप समझेंगे, आप उसका कारण जानेंगे। कोई भी अगर आपसे घटना बताई जाएगी, कुछ इवेंट आपको बताया जाएगा, जो भी आपको बात बताई जाएगी, आप उसका कारण पूछेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा सवाल करता है, चीज़ों को समझता है, मेमोराइज करता है, और किसी भी विषय में जो भी विषय वो समझ रहा है उसका वो मास्टर बनता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मास्टरी करता है, सब्जेक्ट की मास्टरी उसको हो जाती है। ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड माना जाता है। इसके अलावा आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसके क्या है, आपके 5 स्टेप्स जो है कि वो मॉरिसन ने दिए हैं। 5 स्टेप्स क्या है, एक्सप्लोरेशन, जब बच्चे के ज्ञान को जांचा जाता है, देखा जाता है, क्योंकि हम जब अंडरस्टैंडिंग लेवल कराने जा रहे हैं तो बच्चे को पहले से कुछ आता है नहीं आता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसका एक्सप्लोरेशन होगा, आप पूर्व ज्ञान को जांचेंगे। प्रेजेंटेशन मतलब आप उसको अब कंटेंट डिलीवर करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, शिक्षण करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। एंड आफ्टर दिस एसिमिलेशन इज द थर्ड स्टेप। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन में बच्चे को आप जैसे जैसे ज्ञान देते चले जा रहे हैं, बच्चा पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता चला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो बच्चा अपने ब्रेन में चीज़ों को उसी तरीके से स्टोर करता चला जा रहा है। हिस्ट्री की क्लास का नॉलेज अलग, ज्योग्राफी का अलग, सिविक्स का अलग, इको का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, रियल लाइफ का अलग, फ्रेंड्स का अलग,
है ना। सारा नॉलेज वो क्या कर रहा है, अपने माइंड में व्यवस्थित कर रहा है ज्ञान को, ताकि समय आने पर वो अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। रिसाइटेशन का मतलब होता है कि सही समय आने पर वो अपने ज्ञान को प्रेजेंट कर सके, दिस इज कॉल्ड रिसाइटेशन। आपने जो ज्ञान अब तक बच्चे को सिखाया है, आप जब उससे पूछेंगे तो वो आपको ज्ञान को बताएगा, सुनाएगा। आपने उसको कोई टॉपिक लर्न कराया है, समझाया है, वो आपको बताएगा। वो आपको बताएगा टाइड्स क्यों आते हैं, सुनामी क्यों आता है ना, जो है कि आपका सोलर इक्लिप्स क्या होता है, आपका रॉक साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको वो समझाएगा। रिसाइटेशन के अंदर आपको सुनाएगा चीज़ों को, ठीक है, ये रिसाइटेशन कहलाएगा। इसके अलावा क्या है, मेरिट्स की यदि हम बात करें तो मेरिट्स में इसमें क्या है कि बच्चे, स्टूडेंट की कहने का मतलब है थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ जाता है ना, जो उसके जीवन में काम आता है, चीज़ों को वो अपनी समस्याओं को अपने नॉलेज से जोड़ करके सॉल्व कर पाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल की वजह से। आपका इसके अलावा इसमें हम क्या कहेंगे कि टीचर इसमें एक्टिव रहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, और स्टूडेंट भी इसमें एक्टिव रहता है। जबकि मेमोरी लेवल में टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट पैसिवली बस चीज़ों को सुनता है, रट लेता है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा क्या है, हंट के द्वारा रिफ्लेक्टिव लेवल दिया गया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल, ये जो है कि टीचिंग का लेवल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट से मीन्स जो है कि समझ बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी होती है। एक विकसित समझ वाला बच्चे को ही जो है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग कराई जाती है। डीप थिंकिंग से रिलेटेड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गहरा जो है कि चीज़ों का चिंतन किया जाता है, समझा जाता है, रियल लाइफ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर आप कोई जो है कि रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे हैं तो आपको क्या होगा, वो रिसर्च पेपर के लिए आपको खुद से समस्या चुनी जाएगी और आप खुद से उसका समाधान खोजेंगे। टीचर आपको गाइड करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं है। तो टीचर का रोल बहुत ज़्यादा कम होता है, पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग मानी जाती है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग सॉरी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें बात करेंगे क्या, हाँ ये आपको देख पाएंगे कि ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके अलावा हायर क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाईली थॉटफुल है। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स ये है कि ये हमारे छोटे बच्चों के काम की नहीं होती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। छोटे बच्चों को हम क्योंकि इतना हाई लेवल से नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी समझ, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है कि वो काम की नहीं है, उनके लिए भी बेकार है। छोटे बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए, है ना, रिफ्लेक्टिव टीचिंग बेकार है, उनके काम की नहीं है। ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। इसके अलावा हमारा मेटाकॉग्निशन, ये क्या है, ये भी आपका एक क्या है, कंपोनेंट है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग का कंपोनेंट है मेटाकॉग्निशन। इसका मतलब है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस में मेटाकॉग्निशन, ठीक है। अवेयरनेस जो है आपकी किसी भी, आपने समाज के प्रति, आसपास की चीज़ों के प्रति आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। और ये थिंकिंग प्रोसेस में आपकी क्या आती है, मेटाकॉग्निशन जब आप करते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव लर्निंग जब आप करते हैं, तो अवेयरनेस है आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, आप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप 5 स्टेप्स से होकर के गुजर रहे हैं, 3 स्टेप्स से होकर के सॉरी गुजर रहे हैं। क्या क्या है आपका, प्लानिंग होगा, पहले आप प्लान करेंगे कि आपको कौन सी समस्या मिली है, आप समस्या को प्लान करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है ना। आप जैसे कि इसको हम कहते हैं प्लानिंग, कि ठीक है भाई मैंने आपको जो है कि सिलेबस दे दिया, अब आप सिलेबस देने के बाद में देखेंगे कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस में कितनी यूनिट है, कितने इसके अंदर टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, कितने दिन में मैं इसको ख़त्म कर पाऊँगा, दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। ये प्लानिंग है आपकी। इसके अलावा मॉनिटरिंग का मतलब है कि आप बच्चा जो है कि कितनी गहराई से चीज़ों को समझ रहा है, आप कैसे उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बाद आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, अब आपकी होगी इवेल्युएटिंग। इवेल्युएट का मतलब है कि लर्नर ने कितना बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और क्या उसका जो है कि आउटपुट निकला, दिस इज कॉल्ड इवेल्युएटिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक एक करके, मैं फिर से आपको शॉर्ट बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज के माध्यम से। यहाँ पर हमारी क्लास कल की डिस्कनेक्ट हो गई थी, कल हमारी क्लास यहाँ डिस्कनेक्ट हुई थी,
तो यहीं से हम लोग आगे आज थोड़ा सा डीप में डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको शॉर्ट टेबल के माध्यम से बताया गया है। अब थोड़ा स्लो हम चलेंगे। यहाँ तक हमारी कल क्लास हो गई थी, आज यहाँ से हमको शुरू करना है लेवल्स ऑफ टीचिंग। आप शॉर्ट में देख लेंगे, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर टेबल के माध्यम से आपको बताया गया है ना। सबसे पहला लेवल होता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड ये मानी जाती है। पूरी तरह से सब्जेक्ट पर आधारित होती है, शिक्षक पर आधारित होती है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर शिक्षार्थी, स्टूडेंट कहने का मतलब है कुछ करता ही नहीं है, वो केवल और केवल जैसा जैसा टीचर बताता चला जाता है उसको रट लेता है। रोट लर्निंग होती है, मेमोराइज कर लेता है चीज़ों को, और फिर क्या करता है, समय आने पर उन तथ्यों को वो रिकॉल कर पाता है, ठीक है। रिकॉल करना, मेमोराइज करना, रोट लर्निंग, ये सब क्या है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। इसके और क्या की पॉइंट हो सकते हैं हमारे? ये क्या है? टीचर ट्रांसमिट है, टीचर ट्रांसमिट्स नॉलेज, टीचर बच्चे को नॉलेज देता है। स्टूडेंट फॉलो पैसिवली, स्टूडेंट उसको पैसिवली फॉलो करता है। मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप बिना कोई सवाल जवाब किए उस पॉइंट को बस रट लेंगे। दिस इज कॉल्ड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें नो क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड, किसी तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है क्योंकि बच्चा कुछ सोचता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवैल्यूएशन में। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के आपके कुछ फैक्ट हैं। आपको स्टेटमेंट दे देगा तो आपको इससे क्वेश्चन बनाने होंगे। ये किसका है बताओ? स्टेटमेंट दे दिया आपको कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड लर्निंग, तो स्टेटमेंट सही है, ये गलत है तो ये गलत है, क्योंकि ये तो क्या है, ओ सॉरी, हाँ मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, तब ये गलत होगा। टीचर सेंटर्ड कहेंगे तो सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, टीचर प्रमुख है, स्टूडेंट जो है कि वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है। स्टूडेंट पैसिव है, वो चुपचाप चीज़ों को सुन रहा है और रट लेगा ऐसे का ऐसे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल टीचिंग में क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड मानी जाती है, लेकिन टीचर सेंटर्ड पूरी तरह से नहीं है। ये थोड़ा सा फैक्ट गड़बड़ है। टीचर और स्टूडेंट दोनों का इसमें रोल होता है, स्टूडेंट टीचर दोनों का इसमें रोल माना जाता है। टीचर सेंटर्ड पार्शली सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है। सब्जेक्ट, टीचर, स्टूडेंट तीनों का यहाँ पर रोल माना जाता है, ठीक है। तीनों का यहाँ पर रोल माना जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ध्यान दिया जाता है, और चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है उनका आपस में क्या संबंध है ये बच्चा सीखता है। रिलेशनशिप, ये टर्म ध्यान रखेंगे बेटा आप, रिलेशनशिप जो है कि बच्चा सीखता है। किसी कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या संबंध है, किसी सेंटेंस का किसी दूसरे सेंटेंस से क्या संबंध है, किसी वर्ड का किसी सेंटेंस से क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें रिलेशनशिप जो है कि बच्चा सब्जेक्ट का संबंध जो है कि वो सीखता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर इसके की पॉइंट। टीचर क्या करता है, आइडिया एक्सप्लेन करता है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है, समझाता है एक एक पॉइंट को गहराई से, और स्टूडेंट एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से। और फिर क्या करते हैं, एनालिटिकल स्किल उनकी इनकरेज्ड होती है, सोचने समझने की, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता उनकी विकसित होती है। और इसमें जो इवैल्यूएशन होता है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब है पेपर इसमें आता है जब आप इवैल्यूएट करेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल की हम बात करें, थर्ड लेवल आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, सॉरी, रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा थर्ड लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है आपका, ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें टीचर भाई कुछ नहीं करता है, बस गाइड करेगा आपको। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर जो है कि विकसित होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है ना। ये क्या है की पॉइंट में इसके हम और देख लें, पूरी तरह से क्या है, स्टूडेंट इंगेज एक्टिवली। टीचर क्या करता है, टीचर पैसिव यहाँ पर रहता है, एक गाइड के रूप में काम करता है।
क्रिएटिविटी विकसित होती है बच्चे की, इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित होती है बच्चे की, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर, एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चे से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में और दिया गया है। आप सिलेबस जब देखेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग करके एक आपको हेडिंग दिया गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग के बाद में पहले आसपास आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग करके दिया है कि टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो टीचिंग के लिए पहला तो क्या है, स्टूडेंट ज़रूरी है। वैसे आपने शुरुआत में पढ़ा होगा कि 4 चीज़ें ज़रूरी होती है टीचिंग के लिए, है ना। 4 चीज़ें हमने शुरुआत में पढ़ी थी कि ज़रूरी होती हैं। पहला आपका क्या होता है, टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा करिकुलम आपका, और चौथा क्या है, एनवायरनमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। वैसे ही वही है ये कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई है, शब्दावली बदल गई है। तो जब ऐसे शब्द आते हैं कंफ्यूज करने के लिए बेटा एग्जाम में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग क्या होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है स्वतंत्र चर, जिस पर कोई बंधन नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये टीचर है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपने हिसाब से प्लानिंग करके बच्चे को सिखाता है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा यहाँ पर, हमारा टीचर जो है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा बेटा, है ना। इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारे स्टूडेंट, क्योंकि ये टीचर पर डिपेंड है। जैसे टीचर बताएंगे, जैसे टीचर लेसन प्लान बनाएंगे, उस हिसाब से बच्चा सीखेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये कंफ्यूज करती है एग्जाम में आपको थोड़ा सा, बस इसीलिए आपको ये टर्म घुमा फिरा करके एग्जाम में दे देगा, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टीचर, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से एक क्रिटिकल, एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर। टीचर क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चीज़ों को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, आपको समय समय पर गाइड करता है, लीड करता है, मैनेजमेंट करता है, और क्या करता है, जो भी वो कुछ करता है, कहने का मतलब यह है कि वो स्वतंत्र रूप से करता है ना, किसी की बंदिश में नहीं करता है। उसको पता है कि मुझे अपने बच्चे को सिखाना है, तो मैं अपने बच्चे को कैसे सिखा सकता हूँ, तो इंडिपेंडेंटली वो ऐसा प्लान करता है। और बच्चा वो स्कूल गया है, कॉलेज गया है, वो टीचर पर डिपेंड है, वो टीचर से सीखेगा, जब टीचर उसको सिखाएगा वो तब चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट को माना जाता है। इसके अलावा इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या करता है, एक पुल का काम करता है। टीचर से स्टूडेंट और स्टूडेंट से टीचर तक जो बातें पहुंच पाती हैं, जो ज्ञान पहुंच पाता है, ट्रांसफर हो पाता है, वो किसकी वजह से होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की वजह से होता है। ठीक है, टीचिंग के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, या जो टीचिंग सपोर्टिव मटेरियल है, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक हो गया। इतना क्लियर होने के बाद में हम देखेंगे, अब आएगा आपका टाइप्स ऑफ मेमोरीज। अलग अलग टाइप्स की मेमोरी होती है हमारी ह्यूमन की मेमोरी। अभी मेमोरी आप जब आईसीटी पढ़ेंगे, है ना, उसके अंदर भी पढ़ेंगे आप मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ेंगे, लेकिन हम वहाँ पे, है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन की मेमोरी की बात कर रहे हैं, मानव का मस्तिष्क और मस्तिष्क के प्रकार के हम लोग बात करेंगे, स्मृति जिसको आप कहते हैं। मेमोरी, क्यों हम मेमोरी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग हमारे अंदर आ रही है, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, हम चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, वो मेमोरी की वजह से कर पा रहे हैं। हम जो लर्निंग कर रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, दिमाग ही नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी तो कैसे होगी। तो दिमाग भी हमारा अलग अलग तरह का है, अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है हमारा ब्रेन, अलग अलग टाइप की मेमोरी है हमारी। उन मेमोरीज पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी का क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी के एग्जाम में, अभी है दिसंबर वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी का मतलब क्या होता है, मेमोरी का मतलब होता है कि आप पुरानी बातों को, जो भी आपके साथ हुआ है, उसको याद करने की जो क्षमता है आपकी, उसी को हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी काम कैसे करती है, मेमोरी 4 स्टेप्स में काम करती है। कैसे काम करती है, 4 स्टेप्स में मेमोरी काम करती है। सबसे पहले क्या होता है कि आप चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं,
रिमेंबर करते हैं, मतलब चीज़ों को आप समझते हैं, आप चीज़ों को याद करते हैं, आप चीज़ों को दिमाग में बैठाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिमेंबरिंग। सेकंड आपका क्या होता है बेटा, सेकंड में आप क्या करते हैं, रिटेंशन, मतलब होता है दिमाग में उसको स्टोर करना। एक तो क्या हुआ ना, रिमेंबरिंग मतलब याद करना, याद करके आप भूल भी तो उसको सकते हैं, लेकिन जब आप उसको दिमाग में आपकी वो जा रही है ना, आपने कोई चीज़ देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मैं या कोई बुक मैं देख रहा हूँ, मैं कोई पेपर देख रहा हूँ, है ना, मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं इसको रिमेंबर कर रहा हूँ, मैंने देख लिया, रिमेंबर, रिमेंबरिंग, दिस इज रिमेंबरिंग। बट अब क्या है, ये मेरे दिमाग में मैंने इसको सेट कर लिया। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमने पढ़ा इसके अंदर एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, तो अब ये मेरा कैसे आया, ये मैंने दिमाग में इसको सेट किया, रिटेंशन, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, उसको दिमाग में डालना समझ करके, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। अब रिटेंशन के बाद क्या होगा, अब भाई मेरा एग्जाम आया यूजीसी नेट का, अब मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो जो मैं उसको रिकॉल करूंगा, आवश्यकता अनुसार मैं उसको रिकॉल करूंगा, दिस इज कॉल्ड रिकॉलिंग, याद आना, कॉल्ड रिकॉलिंग, है ना। और रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, रिलेटेड चीज को, अब तुरंत मैं कहीं पर मेमोरी का कोई मेरे को क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन देने के बाद में मैं समझ जाऊंगा तुरंत, अच्छा मैंने पढ़ा था ये कौन सा है, ये जो है कि फ्लैश बल्ब है, या मैंने पढ़ा था ये क्या है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका ऑटोनॉमस मेमोरी से रिलेटेड है, या मैं ये कहूँगा ये जो है कि आपका किससे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या मैं कहूँगा आपका यार ये तो मेमोरी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वहाँ पर क्या था, मेमोरी लेवल में क्या होता था, मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ चीज़ों को। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने ज्ञान लिया है, उसको चीज़ों से रिलेट कर पाना, आपके सामने सिचुएशन आई है, उससे आप उसको रिलेट कर पाएँ, ये क्या कहलाता है, आपका रिकॉग्निशन। इतना क्लियर है, क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। रिमेंबरिंग, चीज़ों को समझना, रिटेंशन, समझ करके दिमाग में बैठा लेना, रिकॉल, आपको चीज़ें याद आ पाना, इसको कहते हैं रिकॉलिंग, समय आया आपने चीज़ों को रिकॉल किया। और रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन का मतलब आप चीज़ों को, जो आपने ज्ञान लिया है ना, उसको चीज़ों से कनेक्ट कर पाना, समझ पाना, ठीक है, रिलेट कर पाना चीज़ों को, कि हाँ ये चीज़ इससे रिलेटेड थी, ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट कर पाना, चीज़ों को रिलेट कर पाना, ये क्या कहलाता है, हमारा रिकॉग्निशन। जैसे सपोज दैट मैंने आपको पहले दिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले दिन याद कराया, कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या जैसे मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग ही पढ़ाई, तो मैंने पहले दिन आपको क्या पढ़ाया, मैंने कहा 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, आपने रिमेंबर कर लिया, ठीक है, 3 लेवल्स हैं, आपने याद किया और उसको अपने दिमाग में बैठा लिया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब क्या है, इसके अलावा फिर मैंने आपको बाद में बताया कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, कि मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग होती है, चीज़ों को बस रटाया जाता है, समझाया नहीं जाता, रट लेते हैं बच्चे, ये टीचर सेंटर्ड होता है। फिर मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे की समझ विकसित होती है, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। फिर अब क्या है कि अब फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, उसमें जो है कि रिसर्च वगैरह, बच्चा जब अपना टॉपिक वगैरह चूज करता है, खुद ही प्रॉब्लम चूज करता है ना, और जो है कि रिसर्च पेपर लिखता है, और खुद ही गाइड उसको बस गाइड करता है बच्चे को, ये मैंने आपको रिफ्लेक्टिव लेवल बता दिया। अब क्या है, आप देख पा रहे हैं कहीं पे क्या हो रहा है, कि कोई किसी स्कूल के पास से आप गुजर रहे हैं, स्कूल के पास से जब आप गुजर रहे हैं, तो आपने देखा कि टीचर जो है कि बच्चे को क्या कर रहे हैं, ये उनके हाथ में ग्लोब है, और ग्लोब से उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया है, और यहाँ पर दूसरी कंट्री है, यहाँ तीसरी कंट्री, ग्लोब से बता रहे हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या है, आपने तुरंत कनेक्ट कर लिया, अपने दिमाग से रिलेट किया उसको, उस कंडीशन को, जो सिचुएशन आप सीन देख रहे हैं ना कि टीचर ग्लोब से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप तुरंत अभी भी आपका दिमाग क्लिक कर रहा होगा कि ये कौन सी टीचिंग है, बताओ जल्दी से जरा कौन सी टीचिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, आपके दिमाग ने कनेक्ट कर लिया, इसी को कहते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है, इतना क्लियर है, सॉरी।
इसी को कहते हैं रिकॉग्निशन। थकान लग गई भी बहुत ज़्यादा आज सुबह से, कंटिन्यू। ठीक है, इसके अलावा हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी को हम एक एक करके यदि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की, तो ये तो हमारा देख पाएंगे आप मेमोरी के। सेंसरी मेमोरी है आपकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी, वर्किंग मेमोरी है आपकी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी। इससे आगे का क्लास हम लोग बेटा कल रखेंगे, छोटी छोटी क्लासेस फटाफट हम चीज़ों को समझते हुए बस रखेंगे। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? जो सेंस से रिलेटेड होती है आपकी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जो आपकी थोड़ी सी देर के लिए है, फिर आप उसको भूल जाएंगे, है ना। वर्किंग मेमोरी क्या है आपकी? किसी काम से, किसी स्किल से, एक्टिविटी से रिलेटेड जो आपकी मेमोरी है ना। इसके अलावा क्या है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी आपकी है ना, जिसको आप जो है कि एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको आप इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा इसके भी पार्ट हैं, एपिसोडिक मेमोरी है ना, सिमेटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एसोसिएटेड मेमोरी और नॉन एसोसिएटिव मेमोरी। ये बेटा हम लोग सेंसरी का मतलब क्या है आपका, ब्रीफली जब आप चीज़ों को अपने सेंस के माध्यम से तुरंत एकदम से छोटी थोड़ी सी देर के लिए आपके एकदम से डीजे बजा और आपने तुरंत आपके कान में गाने की आवाज़ आ गई, आपका हाथ तो आपको पता चला कि कौन सा गाना बज गया, या जैसे जैसे मैंने आवाज़ मारी तो तुरंत आप समझ गया अजय सर की आवाज़ है। ये सेंसरी मेमोरी है आपकी, आपके सेंस ने तुरंत काम कर लिया। या आपका जो है कि एकदम से हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ा तो आपको पता चल गया तुरंत कुछ गर्म है, सेंसरी मेमोरी। कुछ ठंडा है, तुरंत ठंडा है ना। ये सेंसरी मेमोरी है आपकी, आपको इन्फॉर्मेशन देती है एनवायरनमेंट के, आपके आसपास की चीज़ों को तुरंत विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड आप कह सकते हैं, मिली सेकेंड में आपको, सेकेंड तो बहुत हो गया, मिली सेकेंड में आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है आपकी? जो थोड़ी देर के लिए होती है, आप चीज़ों को देखते जा रहे हैं और भूलते चले जा रहे हैं, ये कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी इसको आप कहते हैं, है ना। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप दुकानों से सामान, जैसे मेले में गए हैं या किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपको देखते भी जा रहे हैं, चीज़ों को दिख रही है तो याद है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, पिछली दुकान में क्या था आपको ध्यान नहीं है, ये कहलाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि आप उसको इंटेंशनली नहीं देख रहे हैं, आप ऐसे ही बस गुजर रहे हैं वहाँ से। वर्किंग मेमोरी क्या है आपकी? ये एक्टिवली प्रोसेस एंड क्या कहलाता है आपका? मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन हेल्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक्टिवली आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब है कुछ भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ पर कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है उसको आप वर्किंग मेमोरी कहते हैं। कुछ सीखने की कुछ प्रक्रिया, ये वर्किंग मेमोरी कहलाती है। जैसे कार चलाना सीख रहे हैं तो पहले आप जो है कि चाबी ऑन करेंगे, गियर चेक कर रहे हैं न्यूट्रल है या नहीं है, एक्सीलेटर दे रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, या कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो मशीन कहाँ से ऑपरेट होती है, कैसे ऑन होती है, कैसे ऑफ होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वर्किंग मेमोरी है आपकी। ठीक है, आप अपने ब्रेन में जो टास्क है ना उसको ऑटोमेटिक सेट करते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है ना। तो ये क्या है आपका? ये वर्किंग मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक आपको याद रहती है, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के बाद भी आपसे यदि उसके बारे में कोई पूछता है तो आप बता पाएंगे हाँ ऐसा हुआ था। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत लंबी आपकी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, 2 तरह से आप इसको क्लासिफाई कर पाएंगे, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी, 2 तरह से इसको आप क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी को आप डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप कॉन्शियसली चीज़ों को, मतलब कॉन्शियस होकर के चीज़ों को याद करते हैं, एक्टिव होकर के चीज़ों को याद करते हैं, फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, जो भी है उसको क्या है आप एक्टिवली कॉन्शियस होकर के रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। इसको आप बोलते हैं डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट मेमोरी, एफर्ट लगाना पड़े जिसमें, इसे ध्यान रख पाएंगे आप। ये एक्सप्लिसिट और एफर्ट लगाना पड़े आपको, जहाँ पर आपका एफर्ट लगे, एक्सप्लिसिट मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, कॉन्शियस रहता है यहाँ पर बंदा,
ठीक है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी दो तरह की होती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी दो तरह की होती है, एपिसोडिक मेमोरी होती है और आपकी क्या होती है, सिमेटिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है क्या है कि आपको कोई एपिसोड, जैसे हम कहते हैं ना एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ घटनाओं से रिलेटेड आपको याद हो, वो एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। कि आप किसी शादी में गए थे, आपको आपका फ्रेंड मिला था, उसने ऐसे कहा था, ये किया था, वो किया था, जो भी है ये एपिसोडिक मेमोरी। आप कहीं गए थे ट्रिप पे, आप फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, आपने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ये एपिसोडिक मेमोरी है आपकी। ठीक है। इसके अलावा सिमेटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है, सिमेटिक मेमोरी का मतलब होता है कि आप ये कुछ शॉर्ट टर्म्स वगैरह, जैसे आप रटने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, या जो है कि इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप ये जो घटनाओं को याद कर रहे हैं, ये सिमेटिक मेमोरी कहलाती है। ठीक है। आप फैक्ट को याद कर रहे हैं, कंप्यूटर के जनक कौन थे, एंड्रॉयड के फाउंडर कौन थे, है ना, 1 GB में कितना जो है कि मेमोरी होता है, 1 TB में कितना होता है, आप इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। 2 जा कितना होता है, 5 जा कितना होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये सारे फैक्ट, सारी आपकी जो जीके से रिलेटेड चीज़ें, जितनी, दिल्ली की कैपिटल क्या है ना, किसी देश की कैपिटल आप याद कर रहे हैं, किसी स्टेट की कैपिटल आप याद कर रहे हैं, किसी की करेंसी आप याद कर रहे हैं, कहीं के PM CM कौन है याद कर रहे हैं, ये सब सिमेटिक है। जीवन से संबंधित कोई घटना आप याद कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, हम यहाँ गए थे, फिर ये किया था, फिर वो किया था, फिर तुरंत ऐसा हो गया था, तो ये एपिसोडिक मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है, याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपको, चीज़ों को कॉन्शियस हैं आप, पूरी तरीके से कॉन्शियसली आप चीज़ों को, इवेंट्स को याद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी कहलाती है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की, जिसको आप इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। ये अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक अपने आप ही याद हो जाती है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, या आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, अपने आप ही आपको याद आ जाएगी। नॉन डिक्लेरेटिव है, एफर्टलेस इसको आप कहते हैं। अनकॉन्शियस स्किल एंड टास्क आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके कितने होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं आपके, प्रोसीजरल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, और तीसरा है आपका नॉन एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है। एक एक करके यदि हम बात करें, प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब क्या होता है, रिकॉल ऑफ हाउ टू परफॉर्म टास्क एंड एक्शंस, किस तरीके से आप कोई काम करेंगे, है ना, कैसे आपने कोई काम किया और कैसे आपने जो है कि फिर उसको क्या किया, मतलब एक तरीके से प्रोसेस, प्रक्रिया आपको उसकी पता है, इसको आप बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसको आप कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। जहां पर कोई प्रक्रिया हो, कोई प्रोसेस हो, आपको उसकी प्रोसेस याद हो, प्रोसेस याद करनी हो, और वो प्रोसेस आपको कैसी हो रही है, लेकिन अनकॉन्शियसली याद हो रही है, प्रोसीजरल मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव मेमोरी आपकी क्या है, कनेक्शन है किसका, बिटवीन डिफरेंट थिंग्स के बीच में आपको एसोसिएट करना आ रहा है, ये चीज इससे आपस में रिलेट है, आपस में संबंधित है, ये एसोसिएटेड मेमोरी आपकी कहलाती है, एसोसिएटिव मेमोरी कहलाती है। जब आप चीज़ों को लिंक कर पाते हैं आपस में, एसोसिएटिव मेमोरी कहलाती है। ठीक है। चीज़ों को लिंक कर पाना, ऐसा करने से एक काम आप कोई कर रहे हैं, ऐसा काम करने से ये होगा, ऐसा काम करने से ये होगा, ये आपकी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव मेमोरी। तो जैसे जनरली क्या है, एक एग्जांपल आप समझ लेते हैं, फीलिंग हंग्री व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ अ लंच बेल। अभी तक आपको पता ही नहीं था कि भाई भूख लग रही है या इतनी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे लंच की बेल लगी, भूख बड़ी तेज लग गई। अनकॉन्शियसली आपने भूख को याद नहीं किया कि भाई भूख लगनी चाहिए मुझे, मुझे भूख लगे, भूख लगे, भूख लगे, याद थोड़ी कर रहे हो, अनकॉन्शियसली अपने आप ही भूख लग गई, है ना।
साइकिल चलाना आपने पहले सीखा, प्रोसीजरल में आपने साइकिल चलाना सीखा, लेकिन अब आप साइकिल में बैठ गए तो याद थोड़ी करोगे अरे मुझे सामने देखना है, गिर ना जाऊं कहीं, अरे पैडल कहाँ है, ऐसे थोड़ी देखोगे। या बाइक चला रहे हो तो ऐसे नीचे थोड़ी देखोगे ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है। जब शुरू में आप सीख रहे थे तब सीख रहे थे। अब आप जब अनकॉन्शियसली, अब तो आप बाइक में बैठे, गियर डाला, क्लच डाला, बाइक चल रही है आपकी अनकॉन्शियसली, ध्यान थोड़ी लगाना पड़ रहा है आपको अब इसमें। अनकॉन्शियसली अचानक से कोई आ गया, ब्रेक लग गया अनकॉन्शियसली, ये प्रोसीजरल मेमोरी है। आपको पता है कि अब ब्रेक दबनी है, अब क्लच दबना है, अब गियर चेंज होना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल मेमोरी है। एसोसिएटिव मेमोरी, चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं, है ना। पावलोव का एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का, कि उन्होंने क्या किया कि भाई कुत्ते को पहले खाना दिया, खाने को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आई। अगली बार उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और खाना दिया, तो घंटी और खाना दोनों को देख करके उसकी लार आई। तीसरी बार वो लगातार जब इस प्रयोग को करते रहे, अब वो खाली घंटी बजा रहे हैं, उसे ऑटोमेटिकली उसके मुंह से लार आ जा रही है, वो निकाल नहीं रहा लार की, यार खाना आने वाला है लार निकालो। आपके मुंह में आपकी कोई फेवरेट चीज़ आपके सामने आ जाए, आप उसको एसोसिएट करोगे तुरंत और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। रसगुल्ले की बात मैं अभी आपसे करूं, गरम समोसे की बात मैं अभी आपसे करूं, आपको कुछ बड़ा पसंद आता है उसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यह एसोसिएटिव मेमोरी है। जब खुद से कोई चीज़ क्या होती है, आपस में कनेक्ट होकर के अपना लिंक बैठा ले, इसको आप कहते हैं क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी। नॉन एसोसिएटिव मेमोरी इन्वॉल्व्स द changes in response to repeat stimulus. It refers to how your reactions और आपका इसके अलावा sensitivity to something can decrease or increase with repeated exposure. non associated memory, लगातार जब आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आप उसके आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, फिर आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, और उस चीज़ के आदी होने के बाद में अब क्या होता है, अब आपको वो चीज़ क्या लगती है, कॉमन लगती है। धीरे 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 जब आपको कोई चीज़ हिंडर कर रही थी, अब आपको वो चीज़ हिंडर नहीं करेगी, वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। नॉन एसोसिएटेड मेमोरी में आपका ये होता है। जैसे क्या है, इमेजिन यू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, आप किसी नए अपार्टमेंट में जाते हैं, नियर अ बिजी स्ट्रीट, बिजी स्ट्रीट से आप गुजर रहे हैं तो आपको बड़ा शोर शराबा सुनाई देगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको लगेगा, लेकिन लगातार आप उससे जाएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे, ना ठीक है यार कोई बात नहीं। ये कहलाती है आपकी नॉन एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, प्राइमिंग का मतलब होता है, प्राइमिंग इज लाइक अ मेमोरी शॉर्टकट दैट मेक इट इजियर फॉर योर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज और क्या करना, रिस्पॉन्ड टू समथिंग यू हैव एनकाउंटर्ड बिफोर। किसी चीज़ को मिलने से पहले, किसी चीज़ को करने से पहले आपका ब्रेन आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर दे, दिस इज कॉल्ड प्राइमिंग, इसको आप कहते हैं प्राइमिंग, ठीक है। ये क्या करता है, आपको आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। प्राइमिंग के माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से रिलेट कर पाते हैं, आपको उतना आपको एकदम से उतना क्या करता है, आपको फील नहीं होता। प्राइमिंग मेमोरी क्या करती है, आपको चीज़ों को आसानी से पुरानी चीज़ों से कनेक्ट कर देती है, आपकी चीज़ों को इजी गोइंग बना देती है, ठीक है। आपको जोर नहीं डालना पड़ता है चीज़ों को, आप एकदम से उससे रिलेटेड चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल दिया है कि भाई पीला, जैसे ही आप पीला कहेंगे तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, आम आएगा आपके दिमाग में, आपके दिमाग में केला आएगा, है ना। आपको मैं कहूँ बैल, बैल सेल, तो आप अगला कहेंगे हेल, तो ये प्राइमिंग है। बैल सेल कह के आपके माइंड में प्राइमिंग कर दी गई कि अब आप हेल बोल रहे हो। आपका ब्रेन मतलब एक तरीके से ना एक ऑटोमेटिक अगली चीज़ के लिए तैयार हो जा रहा है। आपका ब्रेन क्या है, आने वाली सिचुएशन के लिए आपको रेडी कर दे, उस ऐसी मेमोरी को आप कहते हैं प्राइमिंग, ठीक है। बैल सेल आप कहेंगे हेल, है ना। येलो आपसे कहा जाए बनाना, रेड आपसे कहा जाए रोज, एप्पल, तो आपके माइंड में ऐसे वर्ड आएंगे, है ना। तो जैसा आपका रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते मिलते जुलते, आपका ABC, आपसे कहें ABCDEF, तो अगला आप क्या कहेंगे, GHI, अगला आप खुद ही कहेंगे। मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक मन में कह रहा होगा 7 8 9,
तो ये क्या कहलाती है, प्राइमिंग कहलाती है। ठीक है, इसको आप कहते हैं प्राइमिंग। ठीक है, ये फटाफट एक बार, अब ये सारी आपको जो है कि 1 बाय 1 देख पाएंगे आप। इमीडिएट मेमोरी, जब आप चीज़ों को इमीडिएटली क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। इमीडिएटली आपने कोई चीज़ देखी, आपको याद आई और फिर आप उसको भूल गए, इमीडिएट मेमोरी। या अचानक से जो चीज़ याद आई, ये इमीडिएट मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, परमानेंट मेमोरी का मतलब क्या है, जो आपकी ये परमानेंट मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो आपकी परमानेंटली किसी चीज़ को आपके दिमाग में वो स्टोर रहे। पर्सनल मेमोरी, जो आपके खुद के अनुभव से रिलेटेड, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, पर्सनल आपके जीवन से रिलेटेड हो, पर्सनल मेमोरी कहलाती है। इम्पर्सनल मेमोरी, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो है, पर्सनल, इम्पर्सनल, परमानेंट, ये तीनों क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इमीडिएट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो पर्सनल जो आपके जीवन से रिलेटेड है, इम्पर्सनल वो मेमोरी हो गई जो क्या है आपकी, आपके जीवन से रिलेटेड नहीं है। आपने कहीं किताबों में कुछ पढ़ा है, आपने किसी मूवी में कुछ देखा है ना, वो आपको आज भी याद है वो सीन मूवी का, वो इम्पर्सनल मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट इम्पर्सनल मेमोरी, लेकिन आपको याद है। सोसाइटी में आपने कोई बात सुनी, कहीं कोई घटना देखी, आपके फ्रेंड के साथ कोई घटना हुई, ये सब इम्पर्सनल मेमोरी है। रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव, ये भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है, रेट्रोएक्टिव मेमोरी वो मेमोरी होती है, आप रेट्रो में ई याद कर लो, इसको भी याद करने का आपका सिंपल तरीका रेट्रो में ई याद कर लो, और यहाँ न्यू में भी ई आ रहा है ना आपका, न्यू में ई, तो रेट्रो और न्यू दोनों में ई कॉमन। ठीक है, ई से आप ध्यान रख पाएंगे कि दोनों में क्या है, ई आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, रेट्रो और न्यू। तो क्या है, रेट्रो इन्फॉर्मेशन का रेट्रो मेमोरी, रेट्रोटिव मेमोरी का मतलब है, रेट्रोटिव मेमोरी का मतलब जब क्या होता है कि नई इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, कॉजेज समवन टू फॉरगेट ओल्ड इंफॉर्मेशन और रिकॉल्ड ओल्ड इंफॉर्मेशन। नई सूचना आपको, अब पुरानी सूचना को याद करने में मुश्किल हो रही है, पुरानी बातें आपको याद नहीं आ पा रही किसी नई इन्फॉर्मेशन की वजह से। आपके ब्रेन में कोई नई बात डाल दी गई है, आपको कोई नई सूचना दे दी गई है, अब आप उससे रिलेटेड पुरानी बात को याद नहीं कर पा रहे हैं, ये कहलाती है रेट्रोटिव मेमोरी। आपने नया फ़ोन नंबर ले लिया तो अब आपको नया याद है, लेकिन पुराना आप याद नहीं कर पा रहे, पुराना भूल गए आप, रेट्रोटिव मेमोरी कहलाती है। ठीक है, नया नंबर लेने के बाद में पुराना नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं, पुराना भूल गए हैं, रेट्रोएक्टिव मेमोरी है आपकी। प्रोएक्टिव मेमोरी का मतलब है उल्टा इसका कर दो, प्रोएक्टिव इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें भी ओ को कनेक्ट कर लो, इसमें भी ओ को आप कनेक्ट कर लो, प्रोएक्टिव, और इसमें क्या है, ओल्ड मेमोरी, दोनों में ओ कॉमन। मतलब जब ओल्ड मेमोरी किसी नई मेमोरी को याद होने ही नहीं देती है, पुरानी चीज़ नई चीज़ को याद नहीं करने देती है। आपने कोई बाइक ली, जैसे आपने सपोज दैट जो है कि हीरो की कोई बाइक ली, तो हीरो की बाइक के गियर सारे जो है कि आपके पीछे डलते हैं, तो आपको आदत पड़ गई गियर पीछे डालने की, है ना। अचानक से आपने जो है कि अपाची ले ली, या फिर आपने कोई ऐसी कोई भी गाड़ी ले ली जिसके गियर क्या है, पहला गियर जिसका आगे को डलता है। अब क्या है कि आप बार बार अभी भी पीछे कोई गियर डाल रहे हैं पहला, तो ये क्या है, प्रोएक्टिव मेमोरी, जब ओल्ड मेमोरी नई मेमोरी को जगह ना लेने दे। फोन वाला एग्जांपल उल्टा कर लो, आपने जो है कि क्या कर लिया, आपने नया मोबाइल नंबर ले लिया, लेकिन आपको अभी पुराना ही ध्यान आ रहा है, नया याद हो नहीं पा रहा है पुराने की वजह से। आप रिचार्ज कर रहे थे, रिचार्ज करने के लिए आपने जैसे ही रिचार्ज में नंबर डाला, देखा अरे ये तो मेरा पुराना नंबर है, आपने पुराना नंबर टाइप कर दिया, जबकि अब आपके पास कोई दूसरा नया नंबर है। तो इसको आप कहते हैं प्रोएक्टिव मेमोरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सभी को, जल्दी से बता देंगे इतनी बात क्लियर है तो। चलिए, आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा एक्टिव मेमोरी की। एक्टिव मेमोरी का मतलब होता है चीज़ों को याद आना, जब एक्टिवली आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, दिमाग पर जोर डाल करके चीज़ों को याद कर रहे हैं। ठीक है, याद आना मतलब एक तो क्या हुआ, मैं याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा कि हाँ भाई
15 अगस्त को ऐसा ये हुआ था, 26 जनवरी को ये है, 1919 में ये हुआ। मैं याद कर रहा हूँ, ये वाला याद करना नहीं, याद आना। अच्छा, अरे यार क्या हुआ था, दिमाग में जोर डालो, क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था। ये जब जोर डाल रहा हूँ मैं, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, मैंने को बिना कुछ एफर्ट डाले याद आ गया। मैंने मेरे से पूछा भाई आपके फादर का नेम क्या है, मैंने बता दिया। पैसिव मेमोरी, बिना एफर्ट लगाए मैंने जब चीज़ों को क्या कर दिया, बता दिया आपको, ये क्या है, पैसिव मेमोरी। इसके अलावा रोट मेमोरी, जब आप क्या करते हैं, चीज़ों को रट करके रट रहे हैं, रोट मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी, जहाँ आप चीज़ों का लॉजिक लगा करके, दिमाग लगा करके चीज़ों को समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसा इस वजह से हुआ, ये हुआ ये हुआ, ये आपकी लॉजिकल मेमोरी। ठीक है। आइडेटिक या इमेजिनरी मेमोरी, जिसको आप फोटोग्राफिक मेमोरी भी बोलते हैं। आइडेटिक या फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब होता है बिल्कुल डिक्टो, आपने फोटो खींच लिया उसका, वो ऐसे दिख रहा था, उसने जो है कि ये पहन रखा था, ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, वाइट जो है कि पैंट पहन रखी थी, या जो है कि उसके क्लीन शेप थी, या उसने जो है कि स्क्वायर शेप का चश्मा पहन रखा था, उसके जो है कि लंबे बाल थे, छोटे बाल थे, ब्लैक बाल थे, है ना, कैसा जो है कि सैंडल पहना हुआ था, कैसा पर्स टांगा हुआ था। आपको ये क्या है, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। पहले जो है कि एक जो है कि सैलून है, उस सैलून के बगल में एक क्या है, उस सैलून के बगल में एक बुक शॉप है, बुक शॉप के बगल में एक टॉय शॉप है, उस टॉय शॉप के जस्ट बगल में एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, उस प्रिंटिंग प्रेस से 4 कदम आगे स्कूल है। तो ये आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, जिसको आप आइडियटिक इमेजिनरी मेमोरी भी कहते हैं। जब आप डिक्टो सीन आपके दिमाग में छप जाए, ये कहलाता आइडियटिक इमेजिनरी मेमोरी या फिर फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है भैया। इसके बाद डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी होती है आपकी। डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी, जब आप विदाउट एफर्ट किसी चीज़ को याद करते हैं। अभी हमने देखा था इसके 3 टाइप हैं। डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट मेमोरी के 3 टाइप हैं आपकी प्रोसीजरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग और प्राइमिंग। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब है प्रक्रियात्मक है, आपका कोई स्किल है, कोई टास्क है, आपको उसकी प्रोसेस पता है कि पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसे करके ये कार चलती है। पहले चाबी लगाते हैं, गियर डालते हैं, क्लच छोड़ते हैं, कार आगे बढ़ जाती है, प्रोसीजरल मेमोरी, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने बताया था ये एसोसिएटिव मेमोरी है ना, एसोसिएटेड मेमोरी हमने इसमें पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग, या आप इसको कह सकते हैं एसोसिएटेड मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी, जब चीज़ें क्या है आपकी रिलेट हों एक दूसरे से, जब कंडीशनिंग हो जाए चीज़ों की आपस में। प्राइमिंग का मतलब ब्रेन आपकी आने वाली घटना के लिए तैयार है पहले से ही, आपको क्या रिएक्शन देना है या आपका ब्रेन पहले से आपको सिग्नल दे दे, इसको आप कहते हैं ब्रेन की प्राइमिंग होना। ठीक है। नॉन डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट मेमोरी, है ना, जिसमें आपको एफर्ट लगाना पड़े चीज़ों को याद करने के लिए, इसके भी आपके क्या हैं, 2 टाइप हैं। एक आपकी सिमेटिक मेमोरी है, दूसरी एपिसोडिक मेमोरी है। सिमेटिक मेमोरी है जब आपको क्या करना है कि चीज़ें फैक्ट वगैरह याद करनी है, तो यह आपकी सिमेटिक मेमोरी है। कोई हिस्टोरिकल डेट याद करनी है, प्लेस याद करना है, तो ये सिमेटिक मेमोरी है आपकी, है ना। एपिसोडिक मेमोरी है, आपको कोई एपिसोड, कोई घटना वगैरह जब आपको याद करते हैं, कोई घटना याद करते हैं, तो उसको आप कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी वर्क ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिट मेमोरी ऑटोमेटिकली काम करती है, विदाउट एफर्ट काम करती है, जबकि एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, आप कॉन्शियस होकर के काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमेटिक मेमोरी हमने बात की, सिमेटिक मेमोरी में आप जनरल नॉलेज याद करते हैं, फैक्ट याद करते हैं, डेट्स याद करते हैं, कंट्रीज़ की कैपिटल याद करते हैं, किसी देश के मंत्री प्रधानमंत्री कौन है याद करते हैं, जितना भी फैक्चुअल नॉलेज है भाई सब का सब सिमेटिक मेमोरी में आप लोग याद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका हमारा सिमेटिक मेमोरी के अलावा एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में आप क्या करते हैं, चीज़ों को डिटेल में, घटना को, आपका क्या है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो आपकी घटनाएं हैं, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आता है।
एपिसोडिक मेमोरी आपके खुद के जीवन से रिलेटेड भी हो सकती है ना, या फिर जो है कि आपके खुद के जीवन से रिलेटेड नहीं भी हो सकती है। एपिसोड मतलब कोई घटना आपको जो है कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था करके याद है, एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। ये 3 तरह की होती है। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोडिक मेमोरी होती है, एक्सपेरिमेंटल एपिसोडिक मेमोरी होती है, इसके अलावा फ्लैश बल्ब मेमोरीज होती है। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है जब आपके खुद की लाइफ से रिलेटेड कोई घटना है कि उस दिन आपके साथ ऐसे हुआ था, आप अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, आप अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे थे, आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे, आप मम्मी के साथ जा रहे थे, पापा के साथ जा रहे थे, आपने ये देखा, आपने ये खाया, आपने ये किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोडिक मेमोरी। एक्सपेरिमेंटल एपिसोडिक मेमोरी, इसमें क्या है, आप कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को याद करते हैं, है ना, आप कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ें याद कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, कोई घटना आप याद कर रहे हैं, कुछ भी आप सीख रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप कुछ जब सीखते हुए याद कर रहे हैं, कुछ सीखने की प्रक्रिया जब आप याद कर रहे हैं, कुछ प्रयोग के माध्यम से जब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी आपकी कहलाती है। फ्लैश बल्ब क्या कहलाता है आपका, फ्लैश बल्ब मेमोरी आपकी कहलाती है, ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी से रिलेटेड है, लेकिन आपकी इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपके इमोशंस से रिलेटेड हैं, भावनात्मक रूप से जो आपसे जुड़ी हुई यादें हैं वो फ्लैश बल्ब मेमोरी के अंदर आती हैं। भावनात्मक रूप से आपकी सालगिरह है, आपकी शादी है, आपका बर्थडे है ना, परिवार में किसी का जन्म हो रहा है, परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ घटनाएं आपकी जो क्या है इमोशनली आप जिनसे अटैच्ड हो, ऐसी मेमोरी को आप फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, कुछ प्रयोगात्मक कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, उसको आप एक्सपेरिमेंटल एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। जब आपके जीवन से रिलेटेड कोई घटना घट रही है तो आपकी खुद के जीवन से रिलेटेड कोई घटना है, कोई याद है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोडिक मेमोरीज को आप कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, ये आप देख पाएंगे। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आपको बता दिया, प्रोसीजरल मेमोरी आपको बता दिया प्रक्रिया कोई चीज़ कैसे हो रही है। प्राइमिंग की बात हम लोगों ने कर ली, है ना। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग भी हमारा हो गया, क्या होता है। अगला है आपका स्पेशल मेमोरी। ये स्पेशल बेटा ये वाला स्पेशल नहीं है, 2 तरह का स्पेशल होता है, तो इसको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। एक तो स्पेशल ये होता है, इसका मतलब होता है खास, तो यहाँ पर खास की नहीं है, यहाँ पर यह है स्पेशल। दूसरा है ये स्पेशल का मतलब यहाँ पर प्लेस से रिलेटेड है, स्थान से रिलेटेड है। ठीक है, जो प्लेस से रिलेटेड जो मेमोरी होती है ना, स्थानों से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड जो मेमोरी होती है ना, जो प्लेस से रिलेटेड मेमोरी होगी उसको आप कहते हैं स्पेशल मेमोरी, है ना। जैसे कि हमने बात की कि कोई भी आपका जैसे राम मंदिर कहाँ पर है, राम मंदिर के पास में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा शहर है, कौन सी गली कहाँ से होकर के हमको जाना है, क्या करना है ना। हमने देखा कि भाई कोई भी जगह है, कहाँ पर है वो प्लेस, कहाँ पर है, मतलब कोई भी ताजमहल कहाँ पर है, हवा महल कहाँ पर है ना, राम मंदिर कहाँ पर है, कोई गली कहाँ पर है, जामा मस्जिद कहाँ पर है, कोई भी चीज़ कहाँ पर है भाई, आपको उसका प्लेस, किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन, आप सही शब्द कहें तो मैं आपको बताऊं लोकेशन। लोकेशन जो आपकी होती हैं इसको आप कहते हैं क्या, स्पेशल मेमोरी, जो आपकी प्लेसेस से रिलेटेड होती है, लोकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ की, कोई चीज़ है कहाँ पे। ठीक है, जब कोई चीज़ कहाँ पर है ये वाली बात आती है, चलो छोड़ो, कोई चीज़ कहाँ पर है ये चीज़ आती है आपकी, इसको हम स्पेशल मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा सेंसरी मेमोरी आपकी क्या है, जो आपकी सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड है, जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से इमीडिएटली कोई रिएक्ट करते हैं, है ना, इमीडिएटली किसी चीज़ को पहचानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये आपकी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। आपने मेरी आवाज़ पहचान ली कि अजय सर की आवाज़ है, आपने अंकित सर की आवाज़ पहचान ली, अंकित सर की आवाज़ है, आपने टच करते ही एकदम से हाथ हटा लिया कि ये चीज़ गर्म हो रही है, ये चीज़ ठंडी हो रही है, तो ये सेंसरी मेमोरी आपकी कहलाती है।
ठीक है। तो ये मेमोरी के टाइप्स आपके ख़त्म हुए, कुछ PYQs हैं ये, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है ना। क्वेश्चंस को हम कल टाइम मिलेगा तो हम इसको कल की क्लास में जो है कि क्वेश्चंस को इनको मैं कल की क्लास में आपके कवर कर दूंगा, है ना। और आपको ये जो है कि PDF मिल जाएगी, इसमें आप जो है कि एक बार इनको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बेटा, आपको कुछ ये देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। होमवर्क आपको दिया गया था, इससे पहले भी दिया गया था, ओरली दिया गया था। मैंने कहा आप ओरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपको इस बार JRF करवाना है। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। देखो, एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा, मेहनत हमको करनी पड़ेगी। छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने से ही मेहनत होती है। पेपर 1 को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो, है ना। खाली पेपर 2 के बलबूते पे आप समझ लो कि आप JRF कर लेंगे तो ये सपना है। पूरी जी जान लगा दो, कभी भी JRF नहीं कर सकते अगर आप खाली पेपर 2 के बलबूते पर जा रहे हो। पेपर 1 आपका मोस्ट स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है। गिने चुने टॉपिक से इनको आप रट लो, प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, जी भर के प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो उसके बाद गारंटी है भाई आपकी JRF होगा। बस आप चलो तरीके से। प्लानिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो टीचर आपके प्लान कर रहे हैं भाई कैसे क्या करना है आपको, किस तरीके से आप JRF कर सकते हैं। जब आपके लिए प्लानिंग चल रही है तो थोड़ा प्लान आप भी करो, थोड़ी मेहनत करो, है ना। तो ये आप देखेंगे आज के जो आपके नोट्स हैं, डेली की क्लास के आपको नोट्स बना रहे हैं, आपको रिवाइज करना है। इससे पिछली क्लास में जो हुआ है, प्रीवियस क्लासेस के नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप जब PYQ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बढ़िया लर्न करने का तरीका ये होता है कि जब हमने पढ़ लिया, अब आप PYQ लगाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं। जहां आप अटक रहे हैं, देखो आप कहाँ अटक रहे हो, जहां भी आप अटक रहे हो उन पॉइंट्स को सुधारना, ये होता है आपके PYQ लगाने का फायदा। ये सही तरीका है PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का। अदरवाइज आप कितनी क्वेश्चंस लगाओ, कितने PYQ लगाओ, घंटों बैठ करके प्रैक्टिस करो, कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आपने PYQ लगाया, उसके बाद जहां आपको डिफिकल्टी लेवल लगा उनको सॉल्व करो, कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैंने आपको कुछ बातें कही थी जिसमें आपका एक फैक्ट, आपको टेबल लर्न करने के लिए दी गई थी। 2 से 25 तक टेबल आपको 2 बार याद करनी है, लिखनी है, इसको रट लो बिल्कुल, कितने 5 जा कितने होता है, कितने 10 जा कितने होता है। जब आप ये चीज़ें करेंगे धीरे धीरे तो आपको क्या होगा, टेबल अभी आपको करनी है, अभी आपको स्क्वायर लर्न करने हैं, क्यूब आपको लर्न करने हैं, अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट आपको लर्न करने हैं, अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस आपको याद करना है, बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मूले अभी आपको बहुत सारे लर्न करने हैं। जब आप ये चीज़ें करते चलेंगे ना, इसके साथ साथ फिर जब हम मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे, रीजनिंग वाला पोर्शन करेंगे, DI वाला पोर्शन करेंगे, आपको बड़ा ईजी लगेगा। तो इतना आप लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।